हाँ, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा पर यद्यपि कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ना ही वो कोई शिक्षक थे, ना शिक्षा शास्त्री थे, जिससे कि उनके शिक्षा संबंधी विचारों को क्रम से समझा जा सके। लेकिन उन्होंने समय समय पर अनेक सभाओं में या फिर उन्होंने जो पत्र हरिजन नाम का जो एक पत्र लिखा, उस पत्र में अनेक लेख लिखे जिसमें कि उनके शैक्षिक विचारों की झलक मिलती है या शिक्षा से संबंधित विचारों की झलक मिलती है या उनका पता चलता है। तो हम देखेंगे उनके शैक्षिक विचारों के उसमें कि शिक्षा के अर्थ के बारे में उनके क्या विचार हैं, उद्देश्य के बारे में, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, बालक, विद्यालय, अनुशासन। इस तरह से हम देखेंगे कि शिक्षा के सभी अंगों के बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ। गांधी जी हमेशा इस बात पर बल देते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होना चाहिए। और लेकिन इससे पहले कि वो शिक्षा को क्या मानते थे, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अभिप्राय है, तो प्रायः लोग साक्षरता या लिखने पढ़ने को ही शिक्षा मान लेते हैं, लेकिन गांधी जी शिक्षा की इस परिभाषा को बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना था, यानी केवल साक्षरता या लिखने पढ़ने को वो शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार या उनका कथन था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना शिक्षा का प्रारंभ। ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे कि वो पूर्ण मानव बन सके। पूर्ण मानव का अर्थ क्या है? पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के 4 तत्वों यानी शरीर, हृदय, मन और आत्मा, इनके समुचित विकास से है। यानी बालक के व्यक्तित्व के 4 तत्वों शरीर, हृदय, मन एवं आत्मा के समुचित विकास से। इसका मतलब ये होता है कि सर्वांगीण विकास, इसको ये मानते थे कि सर्वांगीण विकास जिस शिक्षा के द्वारा होना चाहिए बालक का। तो इस तरह से शिक्षा को वास्तव में ऊपर से नहीं, उनके अनुसार शिक्षा वास्तव में ऊपर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। जैसा कि एजुकेशन शब्द का भी अर्थ है भीतर से बाहर की ओर पढ़ाना। तो इस तरह हम देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा के व्यापक एवं विस्तृत अर्थ को ग्रहण किया है। उनके अनुसार शिक्षा सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास करती है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि सच्ची शिक्षा वो है जो बालकों को आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर की ओर प्रकट करे और उत्तेजित करे। ठीक है। अब शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हम विचार देखेंगे और गांधी जी के विचारों को समझेंगे। गांधी जी ने मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति माना है, और लेकिन इस मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति है। मुक्ति को उन्होंने व्यापक अर्थ में लिया है। वे पहले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति की बात करते थे और फिर आत्मिक मुक्ति की। यानी जब तक मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दासता, आर्थिक अभाव और राजनीतिक गुलामी से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वो आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं कर सकता।
जैसा कि उन्होंने शिक्षा के अर्थ में भी बताया है कि शिक्षा के द्वारा उन्होंने मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास करना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को सामने रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य भी बताए हैं। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह के उद्देश्य बताए, शिक्षा के उद्देश्य, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य यानी इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य यानी अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। तो पहले हम तात्कालिक उद्देश्यों के अंतर्गत जानेंगे कि कौन कौन सा शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य है। उसमें पहला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी वो शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहते थे कि वो शिक्षा प्राप्त करके जब विद्यालय से बाहर निकले तो वो बिना किसी कठिनाई के जीविकोपार्जन कर सके, यानी अपनी आजीविका चला सके, रोटी, कपड़ा और मकान के समस्या का समाधान कर सके। और इसी के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक की आयु के बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेजने का कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य, यानी व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। और शिक्षा के इस उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि बालक के व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं, सभी पहलुओं का, जितने यानी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि जितने भी पहलू हैं, उनका इस प्रकार विकास किया जाए कि उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास हो, सभी सम्मिलित रूप से विकसित हो। तीसरा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी ये मानते थे कि संस्कृति जो है वो नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, और वो संस्कृति को लोगों के सूक्ष्म व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। इसीलिए वो कहते थे कि मैं शिक्षा के साहित्यिक पक्ष के बजाय सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व प्रदान करता हूं। हाँ, तो गांधी जी ने हालांकि संस्कृति के दो रूप माने हैं। एक तो बाह्य संस्कृति जिसका संबंध वातावरण से है, और दूसरा आंतरिक संस्कृति जिसका संबंध आत्मा से है। और ये जो आंतरिक संस्कृति है वो व्यक्ति के व्यवहार में ही प्रकट होती है, और इस तरह से वो शिक्षा के द्वारा दोनों संस्कृति का विकास करना चाहते थे। नेक्स्ट है नैतिक या चारित्रिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार संपूर्ण ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। वे कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूं कि यदि हम व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाते हैं तो समाज स्वयं ही सुधर जाएगा। तो इस तरह से वो चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते थे। पांचवा है मुक्ति का उद्देश्य। उन्होंने मुक्ति या फिर स्वतंत्रता को दो रूपों में स्पष्ट किया है। पहला, समस्त प्रकार की भौतिक परतंत्रता से छुटकारा, समस्त प्रकार की जितनी भी भौतिक दास्ता है उससे छुटकारा मिले। और दूसरा है आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यानी शारीरिक बंधनों से छुटकारा। तो इस तरह से वो दोनों प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे। शारीरिक स्वतंत्रता भी, चाहे वर्तमान जैसे भौतिक शारीरिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भौतिक परतंत्रता से छुटकारा, भौतिक स्वतंत्रता, यानी सब प्रकार की दास्ता से मुक्ति मिले।
चाहे वो बौद्धिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। सब प्रकार की दास्ता की बेड़ियों से छुटकारा मिले। और दूसरे अर्थ में तो हमने आपको बताया आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जिससे कि शारीरिक बंधनों से ही छुटकारा मिल जाए, साविद्या या विमुक्त। तो इस तरह से दोनों प्रकार की मुक्ति वो चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से मिले। नेक्स्ट छठा उद्देश्य है स्वभाव की पूर्णता का उद्देश्य। स्वभाव की पूर्णता का उद्देश्य। गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं पर जोर दिया है, जिससे व्यक्ति की सभी जन्मजात और अर्जित क्षमताओं का समरूप विकास हो सके। वे बालक के स्वभाव को पूर्ण बनाना चाहते थे और इसका प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि इसका माध्यम या उसका साधन हस्त कौशल हो सकता है, अर्थात वे हृदय, मस्तिष्क और हाथ यानी हार्ट, हैंड एंड हेड तीनों का विकास करना चाहते थे। हार्ट यानी हृदय, हैंड यानी हाथ और हेड यानी मस्तिष्क, तीनों का शिल्प के द्वारा पूर्ण विकास करने पर जोर देते थे। इस तरह से वो शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक तीनों प्रकार का विकास इस तीनों चीजों में आ जाता है। हार्ट से भावात्मक, हैंड से शारीरिक और हेड से बौद्धिक विकास। तो इस तरह से वो स्वभाव की पूर्णता पर बल देते थे, स्वभाव को पूर्ण बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है नागरिकता के विकास का उद्देश्य। वे एक जनतांत्रिक विचारक थे, वो एक नेता थे और वो लोगों में शिक्षा के द्वारा स्वस्थ नागरिकता के गुण उत्पन्न करना चाहते थे। यानी उनके अनुसार शिक्षा का ये महत्वपूर्ण, शिक्षा के द्वारा छात्रों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सम्यक ढंग से ज्ञान हो सके, जिससे कि वो अपने जीवन में उसका पालन कर सके। शारीरिक विकास का उद्देश्य, चूंकि वो मानते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास हो सकता है, इसलिए वो शारीरिक विकास पर बल देते थे। फिर नेक्स्ट है नवा उद्देश्य है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय। वो समाज को भी, व्यक्तिगत उद्देश्य तो था ही कि वो बालक के सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो समाज को भी ऊंचा उठाने पर बल देते थे और वो शिक्षा को इसके लिए साधन के रूप में मानते थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार के पूरे समुदाय की भलाई के लिए अपना कार्य करें। तो व्यक्तिगत उद्देश्य भी और सामाजिक उद्देश्य थे। अब हम दूसरे, ये तो हमने तात्कालिक उद्देश्यों की बात की है। अब दूसरा जो सर्वोच्च उद्देश्य था उनका, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, वो है चरम या अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य है अंतिम वास्तविकता का अनुभव, जिसको कि हम कह सकते हैं आत्मानुभूति या फिर ईश्वर का ज्ञान, सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति। और इस उद्देश्य के अंतर्गत सभी उद्देश्य सम्मिलित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस उद्देश्य के ही अधीन शिक्षा के समस्त उद्देश्य रहते हैं। और शिक्षा के जो तात्कालिक उद्देश्य हैं इस उद्देश्य से सभी छोटे हैं। तो इस तरह से सत्य की प्राप्ति कराना चाहते थे शिक्षा के द्वारा, ईश्वर की प्राप्ति कराना चाहते थे शिक्षा, और ये मुख्य उद्देश्य है। साविद्या या विमुक्त, इस तरह का ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। गांधी जी के समय जो जिस तरह का पाठ्यक्रम प्रचलित था, जिस तरह की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, उनको वे संकीर्ण, एकांगी और बेरोजगार परक बताते थे।
उनका मत था कि जो उस समय प्रचलित शिक्षा प्रणाली है वो बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न नहीं करती, और इसके साथ ही उस समय जो प्रचलित पाठ्यक्रम था वो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी नहीं था। इसलिए गांधी जी ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का जन्म दिया जिससे कि बालकों की भौतिक एवं आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण से पहले कुछ सिद्धांतों पर बल दिया, जैसे उपयोगिता का सिद्धांत। ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए जो जीवन में उपयोगी हो। सहसंबंध का सिद्धांत, यानी सभी विषयों में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए। फिर विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाए। रुचि का सिद्धांत, बालकों के विषयों को अपनी रुचि, इतने विषय होने चाहिए कि बालक अपनी रुचि के विषय का चुनाव कर सकें, अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुन सकें। हाँ, आवश्यकता का सिद्धांत, यानी व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम हो। तो इसके अलावा उन्होंने जो पाठ्यक्रम बताया वो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम हो, जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। तो इस तरह से उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत, पहले पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत बताए, और उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने जिस बेसिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया उसमें उन्होंने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को स्थान दिया, जिससे कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनने के योग्य हो सके और समाज के और अपने भौतिक उत्थान में योगदान दे सके। गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा के योजना के पाठ्यक्रम में जिन विषयों का स्थान दिया वो इस तरह से पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला तो उन्होंने एक आधारभूत शिल्प को स्थान दिया, बेसिक क्राफ्ट जिसको कहते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे बेसिक क्राफ्ट बताए जिसमें से कोई भी एक बेसिक क्राफ्ट का चुनाव छात्र कर सकता है। अब वो क्राफ्ट किन बातों से पर होगा? कृषि से संबंधित, लकड़ी का काम, धातु का काम, गत्ते का काम, कताई बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी का काम या बागवानी। तो इस तरह के 8 मुख्य रूप से क्राफ्ट उन्होंने बताए, और इनमें से बालक अपनी रुचि का कोई एक क्राफ्ट चुन सकता था। और दूसरा जो विषय उन्होंने बताया वो है मातृभाषा। तीसरा जो बताया वो है गणित। अब उस गणित में सारे विषय आ जाते हैं, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, नाप जोख, ये सारी चीजें गणित में आ जाएंगी। और फिर इसी तरह से चौथा उन्होंने सामाजिक विषय, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सारे विषय आ जाते हैं। फिर सामान्य विज्ञान 5वां विषय है सामान्य विज्ञान, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ये सारे विज्ञान आते हैं। और इसी तरह से 6ठा विषय है कला, जिसमें कि संगीत, चित्रण, पेंटिंग, ये सारे विषय आएंगे। 7वां विषय उन्होंने बताया शारीरिक शिक्षा, जिसमें व्यायाम, खेलकूद आदि क्रियाएं। और 8वां जो विषय है आचरणिक शिक्षा, आचरण से संबंधित, जैसे दैनिक कार्य के प्रारंभ में नैतिक शिक्षा दी जाए, समाज सेवा, प्रार्थना और अन्य क्रियाएं, ये सारे कार्य आचरणिक शिक्षा है। तो ये पाठ्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। अब शिक्षण विधि के बारे में विचार क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने अपने समय में जिस तरह की शिक्षण विधि या शिक्षा योजना का विचार लोगों के सामने रखा वो बिल्कुल नवीन था। यानी वो प्राचीन या प्रचलित शिक्षण विधियों से बिल्कुल अलग शिक्षण विधियां उन्होंने प्रस्तुत की या उनका सुझाव दिया।
उस समय तो अध्यापक केवल व्याख्यान देकर चला जाता था और छात्र जो निष्क्रिय श्रोता के रूप में बस केवल व्याख्यान सुनते रहते थे। और इस तरह की शिक्षण पद्धति गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो एक ऐसी शिक्षण विधि को लाना चाहते थे जिसमें शिक्षक और छात्र जो है उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाए और छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर ना रहे बल्कि वो एक प्रयोग करता हो, निरीक्षण करता हो, अनुसंधान करता। तो इस तरह से वो छात्र को देखना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने जिन शिक्षण विधियों को अपनाने पर जोर दिया उसमें सबसे पहले है क्रिया विधि यानी क्रिया द्वारा सीखना। तो इसमें गांधी जी पुस्तकी ज्ञान के पर बल ना देकर हाथ और मस्तिष्क दोनों को सक्रिय रखना चाहते थे। यानी क्रिया पद्धति का उन्होंने सूत्रपात किया, यानी हाथ का, आंख, कान, नाक इत्यादि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से शिक्षा मिले। तो क्रियात्मक क्रिया विधि के अंतर्गत जो शिक्षा पद्धतियां हैं वो है खेल विधि, प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि, निरीक्षण पद्धति। तो ये सारी क्रिया प्रधान शिक्षण पद्धतियां हैं। अब दूसरा है शिक्षण विधि के अंतर्गत अनुभव द्वारा सीखना, यानी जो ज्ञान बालक अपने स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करे वो ज्ञान बहुत स्थायी होता है और उपयोगी होता है और इसी अनुभव द्वारा सीखे हुए ज्ञान को ही वो व्यवहारिक जीवन में स्थानांतरित कर सकता है। इसके अलावा तीसरी विधि उन्होंने बताई अनुकरण विधि, यानी बच्चे, छोटे बच्चे तो है वो अनुकरण दूसरे लोगों का, अपने से बड़ों का, अध्यापकों का, माता पिता का अनुकरण करके जल्दी सीख जाते हैं। मौखिक विधि, अब जैसे भाषा की शिक्षा अगर देनी हो, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और गणित जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए मौखिक पद्धति पर उन्होंने जोर दिया। अब हालांकि मौखिक पद्धतियों में और सारी पद्धतियां भी आ जाती हैं जैसे प्रश्नोत्तर विधि, तर्क, व्याख्यान, कथा कहानी, वाद विवाद, उपदेश, निर्देश, ये सारी पद्धतियां भी मौखिक विधि के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है सहयोग विधि। अब चूंकि उन्होंने क्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया तो उसमें शिक्षक शिक्षार्थी जो है या शिक्षार्थी आपस में एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही वो कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ये विधि उन्होंने बहुत उपयोगी विधि मानी। अब संगीत विधि, उन्होंने संगीत को भी इंपॉर्टेंस दी। हाँ, संगीत के द्वारा छोटे बच्चों को जैसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जैसे नैतिक और धार्मिक शिक्षा के लिए भजन गवाना अत्यंत लाभदायक होगा। इससे बालकों में अनुशासन की भावना का भी विकास होगा। और नेक्स्ट जो पद्धति उन्होंने बताई, 7th पद्धति, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये प्राचीन पद्धतियां हैं, यानी कि पहले उसे सुनना, फिर उस मनन करना और फिर उसे व्यवहार में लाना, यानी उसका पूरा उसी तरह का व्यवहार करना। तो इस तरह से तभी वो ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं क्रियाओं के द्वारा आत्मानुभूति संभव हो पाती है। नेक्स्ट विधि जो उन्होंने बताई, समन्वय अथवा सहसंबंध की विधि। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विधियों के समन्वय पर बल दिया, यानी सभी, ऐसा नहीं है कि एक विषय में हम बहुत सारी विधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्राफ्ट, उसको उन्होंने शिक्षा का केंद्र बनाया, लेकिन अन्य विषयों को भी उससे संबंधित करके शिक्षा देने पर बल दिया। नेक्स्ट है वाचन, विचार तथा कर्म द्वारा सीखना। वाचन, विचार तथा कर्म द्वारा सीखना, ये भी
श्रवण, मनन और निधिध्यासन जैसी ही विधि है कि जो कुछ भी वाचन सीखे, पहले वाचन करें, फिर मनन करें और फिर उसके अनुसार कर्म करें। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में गांधी जी के शैक्षिक अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां, इन तीनों शिक्षा के अंगों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, इसको हमने विस्तार पूर्वक जाना। नेक्स्ट पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। थैंक यू।